होता कि 2 मिनट यानी 2 मिनट, उन 2 मिनट में हमको एक प्रैक्टिकल का स्पॉट पूरा करना रहता था, जिसमें डायग्राम भी बनाना रहता था, लेबलिंग भी करना रहता था और उसके कमेंट्स भी लिखने रहते थे। तो मैं उसको फर्श पर लिखती चॉक से और फिर उसको मिटाती, फिर मैं दूसरा लिखती, इस तरह से मैं प्रैक्टिस करती थी। मैंने कॉलेज में मेरी फीस माफ करवाई, ठीक है? और इस तरह से मैंने मेरी पढ़ाई को जारी रखा। जब बीएससी हो गई, तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे एमएससी तो क्या करने देंगे, चलिए बीएससी ठीक है। लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने परमिट किया और मैंने एमएससी भी किया। जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो जिस रास्ते से घर के जिस रास्ते से मैं स्कूल जाती थी, वहाँ एक फैमिली रहती थी, बीच में एक परिवार था, जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। तब मैं उनको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं मैच्योर होती गई, तो मैंने पेरेंट्स से जिद की कि मुझे आप मेडिकल के लिए पढ़ने दें, मुझे तैयारी करने दें पीएमटी के लिए। तो मुझे जब आप देखिए कि मुझे वहीं लोकल जब कॉलेज में नहीं जाने दिया, तो मुझे बाहर तो भेजने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता था। तब मैंने अपने विचारों को बदला, ठीक है, अगर मैं पीएमटी की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इतनी मेहनत करूँ कि मैं कम से कम कॉलेज में प्रोफ़ेसर तो बन जाऊँ। जब मेरा रिजल्ट आया एमएससी का, 2 महीने के बाद ही मुझे कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैंने उसको जॉइन किया और आज आप लोगों के सामने एक सीनियर प्रोफ़ेसर के रूप में आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो ये जो मैंने एक छोटा-सा उदाहरण मेरी ज़िंदगी का दिया, वो ये था कि मैंने किस तरह से अपने पेरेंट्स के विचारों को बदला। मैंने जिद की, मैंने जिद की, एक अच्छे काम के लिए जिद की, कुछ बनने के लिए जिद की और उस जिद के आगे मेरे पेरेंट्स को झुकना पड़ा, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगा कि मेरी बेटी में काबिलियत है और ये कुछ बन सकती है। जब मैंने पढ़ लिया, तो नेचुरली कि जो मेरे मतलब आप ये सोचिए कि एक सिंधी कम्युनिटी के लिए मैंने 1973 में कॉलेज जॉइन करके सिंधी कम्युनिटी के लिए रास्ते खोल दिए कि अब दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कॉलेज में भेजें। और उसके बाद यही हुआ कि मेरी शुरुआत थी कॉलेज में पैर रखने की और मेरे बाद में मेरी कम्युनिटी की दूसरी लड़कियां भी पढ़ने लगी, उनके लिए भी रास्ता खुल गया। विवेक, जी मैम। विवेक आप अपनी स्क्रीन को शेयर मत कीजिए बेटा, आप स्क्रीन शेयर कर दिए, आपने स्क्रीन को बंद कर दीजिए। फिर मैरिज हुई, बच्चे हुए। नेचुरल है कि जब मैंने जिद करके पढ़ाई की तो मैं मेरी बेटी को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। जब बेटी को आगे बढ़ाने की बात आई, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा 10th के बाद उसको मैंने बाहर भेजना चाहा कि तुम बाहर जाओ और आईआईटी की तैयारी करो, आगे पढ़ो। तो मेरे हस्बैंड की का कहना था कि ये तो संस्कारों की उम्र होती है और मैं मेरी लड़की को बाहर नहीं भेज सकता हूँ। चूँकि मैंने जिद की थी और कुछ बनने की ठानी थी, तो मैं मेरी बेटी को कैसे नहीं आगे बढ़ाती। तब मैंने जिद की मेरी बेटी के लिए कि नहीं, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है और मैं इसको पढ़ाऊँगी। मैंने उसको बाहर भेजा, बिट्स पिलानी से उसने बीई ऑनर्स किया, उसके बाद में उसने जीआरई टॉफल दिया और फिर उसका इतना अच्छा स्कोर बना कि उसने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंटरनेट सिक्योरिटी में एमएस किया और वो आज गूगल कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। तो ये जो 2 उदाहरण मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो ये दर्शाते हैं कि एक पढ़ी-लिखी माँ, एक पढ़े-लिखे पेरेंट्स, क्योंकि आजकल लड़कों का भी उतना ही रोल है, पिता का भी उतना ही रोल है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते हैं और कुछ बन जाते हैं, आपको क्या मालूम है
कि आप लोगों की लड़कियों की शादी कहाँ होनी है, किसी महानगर में हो जाए आपकी शादी, तब वहां पर किसी अच्छे स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो जितना रोल माँ का होता है उतना ही रोल पिता का भी होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये मैंने एक उदाहरण आप लोगों को प्रस्तुत किया कि जिद करो और अपनी जिंदगी को बदल दो। फिर आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, क्योंकि हम दिन भर तो कॉलेज में रहते हैं। कॉलेज में हमारा मैक्सिमम टाइम चला जाता है, अभी कोरोना काल को छोड़ दें जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जब हम कॉलेज जाते हैं तो कब सवेरे से शाम कॉलेज में हो चुकी होती है, फिर शाम को आते हैं और फिर नए सिरे से हम थोड़ा फ्रेश होकर के कुछ घर के कामों में हाथ बटा करके और फिर पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम हमारे टाइम को किस तरह से डिवाइड करें कि हम सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली उस टाइम को डिवाइड करके और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और खूब अच्छा स्कोर बना करके खूब अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में बना करके और हम खूब अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो हर किसी का अपना टाइम रहता है, कोई लेट नाइट तक पढ़ता है, कोई अर्ली मॉर्निंग में उठ करके पढ़ता है। तो उस टाइम को बांटिए आप लोग, 2-2 घंटे बांटिए। आप 2-2 घंटे में 3 दिन को बांट दीजिए कि 3 दिन मुझे इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है और 3 दिन मुझे इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ऐसी आदतें डालिए कि जिस दिन जिस टीचर ने जो पढ़ाया उसी को जाकर के पढ़ें और पढ़ करके हम हमारी भाषा में उसके नोट्स लिख लें। आप ये मान करके चलिए कि आपकी भाषा में लिखे हुए नोट्स जब टीचर ने पढ़ाया और आपने घर जाकर के पढ़ा और फिर आपने डायग्राम्स बनाए और डायग्राम्स बना करके उनके बारे में लिखा, तो आपको 80% तो यही याद हो गया, रहा 20%। तो चूंकि आपने उसको अपनी भाषा में लिख करके बनाया है उन नोट्स को, तो आप बहुत जल्दी उसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको 100% याद हो गया। यानी आपने नोट्स बनाए, नोट्स बना करके और फिर उसको पढ़ा और पढ़ करके यदि एक बार आपने उसको और लिख लिया तो उस चीज को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप लोग यदि सभी बायो के स्टूडेंट बैठे हैं तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि बॉटनी में और जूलॉजी में डायग्राम्स का कितना महत्व रहता है। यदि उन्हीं डायग्राम्स को हम जो डायग्राम है अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कलर्ड पेन से बना करके और उसकी लेबलिंग करें, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि उसको बहुत ज्यादा डिटेल हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सिस्टेमेटिक उस डायग्राम को बनाया है और हमने सिस्टेमेटिक उसकी लेबलिंग की है। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो आपने जो लिखा है वो तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपका डायग्राम और लेबलिंग देख करके समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट को कितना आता है। तो ये जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि आप खुद अपनी भाषा में अपने नोट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, डायग्राम्स को कलर्ड बनाइए, फिर उनकी लेबलिंग कीजिए याद करके और फिर एक बार आप लिख लीजिए उसको, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इससे आप लोगों की जो लिखने की स्पीड है वो भी बनी रहेगी। फिर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते समय हमारी जनरली आदत होती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया हमारे हाथ में, तो यदि सभी क्वेश्चंस आ गए तो वारे न्यारे हो गए, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह आज तो हमारा पेपर आउट हो गया, है ना। और अगर पूरे क्वेश्चंस नहीं आए और मान लीजिए 50% भी आए, तो हम ये सोचते हैं कि पहले ये 50% तो लिख लें और उन 50% को लिखने में हम पूरे 3 घंटे खत्म कर देते हैं कि बचे हुए क्वेश्चंस को सोचने का टाइम ही नहीं रहता। और यदि 100% भी आते हैं तब भी हमारे लिए समय की कमी हो जाती है।
क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। तब उस क्वेश्चन पेपर को आप देखिए कि आपका वो क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है और कितने सेक्शन में बटा हुआ है। अगर सेक्शन ए के ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के हैं, तो वो तो फटाफट उसी समय कर लेंगे। फिर अगर 2 नंबर के हैं या 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर से, तो फिर हमको उसको कितना टाइम देना है ताकि हम उन 5 क्वेश्चंस को इतने टाइम के अंदर पूरा कर लें। फिर आखिरी में बचते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर हमको उसको उस टाइम को कितने हर क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर दें उस टाइम को कि मुझे इतनी देर में इस क्वेश्चन के आंसर को लिख करके कंप्लीट कर ही लेना है। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर आपने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं तो एग्जामिनर तो उसमें 0 नंबर दे देगा आप लोगों को। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िए। आप भले ही जो पहला क्वेश्चन है उसमें यदि ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए 1-2 पेजेस छोड़ करके अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, ताकि आप उस टाइम ड्यूरेशन में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सके। आपने अगर कुछ लिखा है तो निश्चित ही एग्जामिनर मार्क्स तो देगा ही, कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा ही। लेकिन यदि आपने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं अटेंड, तो उसके नंबर वो कहाँ से देगा? उसमें तो वो 0 लिख देगा। ठीक है, तो पहले हमने टाइम मैनेजमेंट देखा कि हम इतने आवर्स कॉलेज में रहते हैं, हम इतने आवर्स सोते हैं, हम इतने आवर्स पेरेंट्स को मदद करवाते हैं या दूसरा काम करते हैं। तो बचे हुए हमारे पास कितने घंटे हैं, उन घंटे में से हम कैसे उस टाइम को डिवाइड करें कि हमारे सभी जो सब्जेक्ट्स हैं कवर हो जाएं। जनरली स्टूडेंट्स की ये आदत होती है कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं, और जो फाउंडेशन, मुझे नहीं है मालूम कि यूपी में फाउंडेशन कोर्स होता है कि नहीं, एमपी में फाउंडेशन कोर्स के नाम से चलता है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप चलती है, कंप्यूटर का पेपर चलता है, हिंदी और इंग्लिश होती है यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में। यूपी का मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर जनरली मैडम बच्चे क्या करते हैं? फाउंडेशन कोर्स के नाम पर तो अभी कोई कोर्स नहीं चलता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ नहीं चलता है जी सभी? जी, पूरे यूपी में अच्छा कहीं नहीं चलता। अब कहीं किसी अच्छा। यूनिवर्सिटी में चलता हो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो हो सकता है, लेकिन जी, जी। हमारी यूनिवर्सिटी में तो कम से कम नहीं है। अच्छा अच्छा, जी जी। चलिए। फिर तो अच्छी बात है। फिर तो मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए सभी मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोग टाइम टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोग जो भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो पेरेंट्स को मदद करने का काम हो, या कोई भी काम हो, उसको आप लोग समर्पण भाव से और ईमानदारी से करें। कहीं भी आप लोग शॉर्टकट ना अपनाएं, उसको अपना ड्यूटी समझ कर करें। पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है यानी पढ़ना ही है। अपने नेचर को इस तरह से बनाइए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ने से पहले मैं नहीं लिखूंगा, और मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। ईमानदार रहिए उस काम के प्रति। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप समर्पित हैं, तो आप मान के चलिए कि सफलता आपके आसपास है, आपके साथ में है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो आप लोग अपने काम के प्रति ईमानदार रहिएगा। दूसरा, जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई तो चलिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन,
ये हमारे करियर में आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, आजकल का जो समय है, उसमें इस मेन कोर्स के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरे कोर्सेज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो यदि आप लोगों का कंप्यूटर नहीं है, तो आप लोग कंप्यूटर के कोर्सेज़ सीखिए, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, वो कंप्यूटर के बिना अधूरा है। आप लोगों को कंप्यूटर आना ही चाहिए और इंग्लिश के साथ हिंदी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह से पीपीटी बनाना है, किस तरह से दूसरी सब चीज़ें कंप्यूटर पे करना है, वो बिल्कुल आना चाहिए। अब जो दूसरी एक्सक्यूज इम्पोर्टेंट मी मैम। बात है। मैम हेलो। वो हम कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? बिल्कुल करना ही है, बिल्कुल करना ही है, बिल्कुल करना ही है। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ टाइम मैनेजमेंट में, इसीलिए ही टाइम जी मैम। मैनेजमेंट बता रही हूँ। और देखो, हर किसी का अपना मेंटल लेवल होता है, हर किसी का अपना फिजिक होता है। तो अपने मेंटल लेवल के हिसाब से और आप में कितना स्टेमिना है, उस हिसाब से आप इसको मैनेज कीजिए। जब स्टेमिना की बात आ रही है, तो मैं यहाँ एक बात और कहूंगी आप लोगों से कि हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब से कोविड आया है, आप लोग एक बात तो सभी सुनते आ रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इसके पहले कोई नहीं कहता था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो फिर आप सब तरह के काम कर पाएंगे, आपका दिमाग हर तरफ चल पाएगा। और जरूरी नहीं है कि उस हेल्थ को बनाने के लिए आपको काजू बादाम ही खाने, आपको ड्राई फ्रूट्स ही खाने। नेचर में इतनी सारी चीजें मालिक ने दी है कि हर सीजन में आप लोगों का इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मालिक ने कुछ न कुछ सब्जियों के रूप में और कुछ न कुछ फ्रूट्स के रूप में दे रखा है। तो आप लोगों को महंगी चीजों की तरफ भागने की जरूरत ही नहीं है। और अब आप लोग इतना तो सब जानने लगे हैं कि किस में विटामिन्स होते हैं, किस में मिनरल्स होते हैं, किस में आयरन होता है, हमको किन चीजों को डाइट में शामिल करना है। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ रहे हैं। यदि हमारे पेरेंट्स उस लेवल के नहीं हैं, तो हम उनको जागरूक कर सकते हैं। हम खुद उनको बता सकते हैं कि माँ, इस चीज को खाने में ये फायदा होगा और हम ये ले आए क्या, ताकि उनके आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे, उनका सम्मान भी बना रहे और हम उनको बता भी सकें कि कौन सी चीज खाना हमारे लिए फायदेमंद है। सीजन में मालिक ने हर तरह की चीजें दे रखी हैं, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखें। आप हर किसी का, मैंने कहा हर किसी का अपना फिजिक है। कोई 3-4 घंटे की नींद में ही अपने को तरोताजा महसूस करने लगता है, कोई 6 घंटे में, और किसी को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, तो हमको अपनी आदतें इस हिसाब से भी बनानी पड़ेगी। नहीं तो मैं तो 8 घंटे में ही फ्रेश हो जाता हूँ, तो मैं तो 8 घंटे ही सोऊंगा। लेकिन हमको हमारी आदतें बदलने की भी जरूरत है। ठीक है। तो मैडम उसके कुछ बाद में, कुछ क्वेश्चंस ले लें मैडम बच्चों के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। बच्चों किसी कोई कुछ पूछना चाहता है। एक क्वेश्चन तो मैडम मेरा है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि पढ़ाई में आपकी रेगुलरिटी का बहुत बड़ा योगदान है। इफ़ यू आर नॉट, तो आप इनको बताइए कि ये अगर रेगुलर नहीं रहेंगे तो इनका नुकसान हो सकता है। सर, मैंने जो ये बात कही कि आप लोग अपने काम के प्रति, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उसके प्रति ईमानदार रहिए। तो इस ईमानदारी के शब्द में सब कुछ आ गया बेटा, सब कुछ आ गया। जब हम रेगुलर रहते हैं, तो जब टीचर्स हमको पढ़ाते हैं ना, आपको क्या मालूम किस दिन वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात कह जाए और उस दिन आप एब्सेंट हैं। और आप याद रखिए, ये कंपटीशन का जमाना है, कोई भी आपको नहीं बताएगा
क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि मेरा परसेंटेज हाई हो। और मैं तो स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कंपटीशन की भावना रखिए। जब तक आप जी मैम। कंपटीशन की भावना नहीं रखेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कंपटीशन की भावना तो रखनी है। बेटा आप लोग पर रेगुलर मैम रहेंगे। पर हाँ, मैम वो हम अभी हमारी एग्जाम आने वाली है कॉलेज की, तो फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे कि एग्जाम की? बेटे देखो, प्रायोरिटी अभी एग्जाम की रहेगी बेटा। मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे, मेरी बेटी जब कोटा गई थी पढ़ने के लिए, तो कुछ बच्चों का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया और वो 12th में फेल हो गए। बताइए फिर आप, उनका पीएमटी का सिलेक्शन कहाँ काम आया? तो जो हमारा बेसिक नॉलेज है, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उनका तो नॉलेज होना ही चाहिए, उसको तो पढ़ना ही है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि आप अपना मेंटल लेवल देखें, आप अपनी फिजिक देखें, और उसके हिसाब से आप टाइम को डिवाइड करें कि कितना मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम देना है और कितना हमको, जो हम स्टडी कर रहे हैं डिग्री कोर्स की या पीजी की, उसमें हमको समय देना है। तो ये आप लोगों को बेटा डिवाइड करना है समय को, और ईमानदार तो रहना पड़ेगा, आप लोगों को रेगुलर तो रहना पड़ेगा। मैम और मैं रेगुलर के केस में इतनी सिंसियर हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि मेरी लड़कियां तो रो देती हैं भाई कॉलेज में। मैं उनकी स्कॉलरशिप पर साइन नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ साइन। मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रही हैं तो फिर आप पढ़ना छोड़ दीजिए, फिर अपने पेरेंट्स से कहिए कि मेरी शादी कर दी, है ना। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, आपको सब बेनिफिट्स लेने हैं, तो आपको रेगुलर भी रहना है। हाँ मैम देवेंद्र। सबसे जी मैम जी। सबसे ज्यादा फोकस हमें किस सब्जेक्ट पे करना है? जो आपका, देखो बेटा, सभी की तरफ ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर लग रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कमजोर जो विषय है, जो आपको कठिन लग रहा है, सिर्फ उसी उसी को पढ़ रहे हैं और दूसरे के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि मालूम पड़ा कि जब आपने एग्जाम दी तो जो आपका जो कमजोर विषय था उसमें तो खूब अच्छे नंबर आ गए और दूसरे में आपको री आ गई या एटिकेटी आ गई। तो बैलेंस करके चलना है आप लोगों को। थैंक यू मैम। ठीक है। दूसरा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर है। अब वो मुझे ये कहता है कि माँ आपने तो पीजी तक मुझे पढ़ाया, मुझे कुछ काम के लिए क्यों नहीं मोटिवेट किया? इससे तो फॉरेन कंट्रीज अच्छी हैं कि वहां पर कुछ समय की एजुकेशन के बाद में पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं कि आप खुद कमाओ और खुद अपना करियर बनाओ। ऐसा हमारी इंडिया में क्यों नहीं है? ये मैं मेरे घर की बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ओबामा की बेटी ने भी होटल में काम किया मैनेजमेंट कोर्स सीखने के लिए। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि भले ही हमारे पेरेंट्स सक्षम हैं हमारा खर्चा उठाने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम ट्यूशंस पढ़ा करके या कुछ और काम करके हमारा जेब खर्च खुद निकाल सकें, तो शायद हमको जो पैसे का मैनेजमेंट करना है वो भी सीख जाएंगे। और एक स्वाभिमान जो हमारे अंदर पैदा होगा, और उसकी कमाई हुई जो मनी होगी उसकी कद्र करना सीखेंगे हम। तो आप ये सोचिए कि उस समय जो पेरेंट्स की कमाई है, उस कमाई की हम कितनी कद्र करना लगेंगे। तो अगर हम पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? बहुत अच्छी बात है मैडम। यस आप सर। हाँ, क्या नाम, पहले अपना नाम बताओ।
Good evening, ma'am. Myself is Surbhi Mishra. बोलो बेटा। मैम आपने जो भी मैम एजुकेशन से रिलेटेड मतलब मोटिवेट किया वो तो मैम आया समझ में मैम, लेकिन एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जब जी। हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब हमको हेजिटेशन क्यों होती है? अगर हम मतलब कोई स्पीच बोले तब भी हेजिटेशन होगी। इस टाइम में आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मेरे मतलब पूरा शिवरिंग हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी वॉइस भी शिवरिंग कर रही है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। वो क्या होता है यस मैम। कि हमारे अंदर ना थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी होती है। हम क्या होता है कि स्टेज पर गए नहीं होते हैं, हम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। तो शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन जिस चीज से आपको डर लगता है ना बेटा, उस चीज को आप बार बार कीजिए। आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, वेबिनार में नहीं होते तो दोनों आपका बच्चे। ये डर धीरे धीरे खत्म होगा। मुझे भी होता था ऐसा, मुझे भी होता था ये सब। इवन जॉब के बाद भी जब मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलता था तो मेरे पैर धूजने लगते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिस से खत्म हो जाता है। कोई खास बात नहीं है बेटा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है, मुझे ही तो आ रहा है सब कुछ, तो ही तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो वो ही आत्मविश्वास आप अपने अंदर पैदा करें। ठीक मैडम है? मैडम यस मैम। मैम ये लोग ये लोग जब हमारी क्लास में आते हैं तो ये मान के आते हैं कि पांडे जी को कुछ नहीं आता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और? जी मैम। अपना गुड इवनिंग मैम। पहले अपना नाम बताइए, पहले अपना नाम प्लीज। अमन, अमन। मैम अमन अवस्थी माय नेम इज। हाँ हाँ बताइए। हाँ बोलिए। मेरा मैम आपसे ये क्वेश्चन था कि जी लोग मतलब बच्चों का मानना ये रहता है कि हम लॉन्ग आंसर जब कॉपी में लिखते हैं तो ज्यादा पेजेस लिखने से नंबर अच्छे मिल जाते हैं, नहीं 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 या मैम हमको मैंने कम नहीं कम लिख बेटा, के अच्छा लिखने से नंबर अच्छे आते हैं? मैम ये क्वेश्चन था हमारा। मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि अगर आप बायो के स्टूडेंट से तो वहां पर डायग्राम्स का कितना महत्व है। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। इवन जब हम किसी का जूलॉजी के भी बैठे हैं यहाँ स्टूडेंट्स ना, जी मैडम, जूलॉजी के भी है। बॉटनी में भी तो यस मैम। ट्रांसफर सेक्शन रहता है ना, ट्रांसफर सेक्शन है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए अर्थवर्म का ट्रांसफर सेक्शन, हमने बॉडी वाल लिया, बॉडी वाल का एक राउंड सर्कल बनाया, फिर उसकी एपिथेलियम बनाई, फिर उसकी सर्कुलर मसल्स बनाई, उसकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बनाई। तो मैं यहाँ भी बच्चों को ये बोलती हूँ कि आपको पूरे सर्कल में ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ऊपर का एक पार्ट लें और वहां उसको क्लियर बनाएं, उसकी लेबलिंग करें, और फिर जैसे एपिथेलियम, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और उसको तीनों को मिला करके बाहर लिख दें बॉडी वाल। हो गया? मतलब बॉडी वाल इन लेयर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जब मैंने उस चीज को डायग्राम में क्लियर कर दिया तो फिर मैं उसी चीज को फिर से रिपीट क्यों करूंगी? अगर मैं अर्थवर्म के फेरिंग्स रीजन का ट्रांसफर सेक्शन बना रही हूँ और उसके बारे में लिख रही हूँ, तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? टीएस फेरिंग्स, टीएस अर्थवर्म थ्रू फेरिंग्स रीजन। तो किस चीज का महत्व है? फेरिंग्स रीजन का। तो फेरिंग्स ट्रांसफर सेक्शन में कैसे दिखाई दे रहा है और उसके क्या फंक्शंस हैं? जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर क्या फंक्शंस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, वर्ड्स की जहाँ लिमिट होती है, जैसे हमारे यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में वर्ड्स का लिमिटेशन है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, इतने में इतने वर्ड्स लिखिए। तो वहाँ वर्ड्स का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ये शब्द सीमा है, 200 शब्दों में लिखना है, 800 शब्दों में लिखना है, तो वहाँ उस सीमा का ध्यान रखा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है। मैंने टाइम मैनेजमेंट क्यों कहा? बच्चे यही गलती करते हैं कि इसका आंसर तो मुझे बहुत अच्छा आता है, तो पूरी कॉपी उस एक आंसर से ही भर दी।
तो जो एग्जामिनर है उसके लिए भी तो लिमिटेशन है। अगर वो 10 नंबर का आंसर है तो वो 12 नंबर तो नहीं देगा ना, वो 10 में से ही देगा ना आपको नंबर। फिर बचे हुए जो 4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो वो तो उस क्वेश्चन के आगे 0 0 लिख देगा कि इसने अटेंड ही नहीं किया। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ज्यादा लिखने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। टू द पॉइंट, उस चीज का क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आपका उसमें टाइम खराब नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस चीज को वो हाईलाइट करना चाहता है एग्जामिनर, उस चीज को आप अच्छे से पढ़िए। उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए कि इसमें क्या मेरे से मांगा जा रहा है, कौन सा आंसर मांगा जा रहा है, फिर उस आंसर को टू द पॉइंट लिखिए। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों की बहुत सी क्वेरीज शांत हुई होंगी और आपने वाकई बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपने संघर्ष के माध्यम से। सर मैं 2 मिनट, सर मैं 2 मिनट और समय दूंगी। जी 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 जी। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से मैंने आप लोगों से हेल्थ की बात कही थी कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, वैसे ही अपनी डेली लाइफ में सवेरे उठ करके थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा और 5 मिनट के मेडिटेशन को, आपका कोई भी इष्ट देवता है, इसको जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपने परिवार का सम्मान, अपने माँ बाप का सम्मान, अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह, ये बहुत जरूरी है। स्पेशली बेटा मैं लड़कों को कहूंगी, जब आप परिवार का सम्मान करेंगे, अपने माँ बाप का, अपनी बहनों का, तो आपके आसपास जितने भी परिवार हैं ना, जितनी भी लड़कियां हैं, आप हमेशा उसको एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में देखेंगे, आप उसकी इज्जत करना सीखेंगे। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी, फिर मैं बिल्कुल अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। एक ब्यूटिशियन ने प्रतियोगिता रखी कि सुंदर दिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबने अपने की सुंदर दिखने के लिए इस क्रीम का उपयोग करना, पहले फाउंडेशन लगाना, ये लगाना, फिर वो लगाना, और इस तरह से सुंदर दिखते हैं। लेकिन एक लड़की ने लिखा कि चरित्र ही सुंदरता है। कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। चाहे वो लड़कियों के लिए हो, चाहे वो लड़कों के लिए हो, चरित्र, चरित्र ही सबसे सुंदर दिखने का एक साधन है। तो बेटा इस चीज को आप सभी इस चीज को याद रखिएगा। मैंने बहुत बड़ी बात आप लोगों से कही है कि आप अपने परिवार का सम्मान कीजिए, परिवार को प्यार दीजिए। तो जो हमारे देश में, पूरे विश्व में जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, वो सब देखिए बंद हो जाएगी। आपका समर्पण, आपका ईमानदार रहना समाज के उत्थान के लिए और देश के उत्थान के लिए निश्चित ही आपका सहयोग खाली नहीं जाएगा। और आप लोग बस ये बात देखिएगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें काम के महत्व को समझना चाहिए। जी मैडम, बहुत 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 धन्यवाद मैडम। वाकई आज जिसने भी आपकी बातों को सुना होगा, खुद मुझे सुन करके इतना अच्छा अनुभव हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझको इतना अच्छा फील हो रहा है। ये लग रहा है कि हाँ वाकई कोई बात आज मैंने सुनी, और मुझे निश्चित रूप से ये भी पक्का मालूम है कि बच्चों को भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और मैं आपसे आपका बहुत विशेष आभार व्यक्त करते हुए मैं ये भी कहना चाहूँ, नहीं आपका
बहुत विशेष रूप से आभार कि आपने हमारी बात को मान करके बच्चों को आशीर्वाद देना स्वीकार किया। मैं पुनः आपका अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ माय डिपार्टमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव स्पेयर्ड फ्यू मिनट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। आपने कुछ समय का जो हमको सहयोग दिया उसके लिए हम पूरे तहे दिल से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि हम आगे भी आपसे जब इस प्रकार का समय मांगे तो कृपया आप अपना समय मुझे ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।